हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग एक्सरसाइज 23 स्टार्ट कर चुके हैं, राइट। एंड एक्सरसाइज 23 में क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर लिया है। एक्सरसाइज 23 में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इन सब के बारे में हमने समझा कि क्या है ये सब। और इसके अलावा जो है, जो कल हमने क्वेश्चंस किया था उसमें हमने समझा था कि कैसे उसके साथ प्ले करना है। यानी अगर हमें साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो कैसे हम लोग कॉस थीटा, टैन थीटा, इन सब का वैल्यू निकाल लेंगे। एंड कैसे अगर किसी ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है तो उससे हम लोग ये सारा रेशियोज को निकालेंगे। होप्स हो कि आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया हो। आज के क्लास में क्या करने वाले हैं भैया, तो आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है आपको पता ही होगा, जाइए कमेंट सेक्शन में जाकर अपना अटेंडेंस दे दें, प्रेजेंट लिख दें, ठीक है। एंड उसके बाद आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा है, लिखा हुआ है कि इफ cos थीटा इज इक्वल्स टू 0.6 देन लेट अस शो दैट 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 0। यानी हमें ना cos थीटा का वैल्यू दे रखा है एंड उसके बाद हमें एक यहाँ पे कह सकते हो आप काइंड ऑफ एक्सप्रेशन दिया है और इसका वैल्यू हमसे पूछा है, या फिर सिंपली ये समझो कि एक इक्वेशन दिया है यहाँ पे और इसको प्रूव करने के लिए बोला गया है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले ये जो कल मैंने आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवाया था ना, एग्जैक्टली वही वाला पैटर्न यहाँ पे फॉलो करेंगे। विच मीन्स के सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा जो लिखा है उसको सिंपली लिखेंगे एंड 0.6 को 0.6 ऐसे लिख देंगे। अगर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अच्छे से देखें तो क्या दिखेगा हमें कि कॉस थीटा जो है ना भैया वो हमारा 6/10 हो जाएगा। क्यों 6/10 हो जाएगा? बिकॉज वहां से हम लोग डेसिमल वाला चीज जब निकालेंगे तो नीचे में आ जाएगा 10। अब ये जो कॉस थीटा है, हमको पता है कि कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा होता है हमारा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, एकदम करेक्ट है ना। तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है। अब जब बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बेस हमारे पास है कितना 6 एंड हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना निकल गया 10। बेस भी पता चल गया और हाइपोटेन्यूज भी पता चल गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे निकालेंगे इसका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमें ये सिखाता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करने से ना परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर दोनों को सम करेंगे तो बराबर हो जाएगा। अगर हम लोग उसी इक्वेशन को एडजस्ट करें तो परपेंडिकुलर का वैल्यू होता है √h² माइनस b², ठीक है। ओके, तो √h² माइनस b² को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि √10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो गया हमारा 100, 6 का स्क्वायर हो गया हमारा 36, ओवरऑल और हमारा 64, √64 होता है आपका 8, ठीक है। तो इसका मतलब p का वैल्यू कितना है हमारा, तो p का वैल्यू हमारा हो गया 8। क्लियर। अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ जो हमारे पास LHS है उसमें साइन थीटा का बात किया जा रहा है एंड टैन थीटा का। तो साइन थीटा का वैल्यू आप निकाल लो। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। क्या मुझे परपेंडिकुलर का वैल्यू पता है? जी हाँ पता है। क्या होगा, परपेंडिकुलर है 8 और हाइपोटेन्यूज है 10, ठीक है। इसी तरीके से मुझे टैन थीटा का भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस होता है, राइट। तो अब जब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस होता है तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 8 एंड बेस कितना है हमारा, बेस हमारा है 6, ठीक है। यहां तक समझ आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे LHS। तो LHS मैंने लिख दिया। LHS में क्या है, LHS में है कि 5 साइन थीटा माइनस 3 टैन थीटा, ये आपका LHS में। मुझे यहाँ पे वैल्यूज को पुट करके देखना है साइन थीटा का, टैन थीटा का, कि क्या ये 0 के बराबर आ रहा है, क्या ये शून्य के बराबर आ रहा है। अगर शून्य के बराबर आ रहा है मतलब कि भाई हम लोग सही जा रहे हैं और हमने प्रूव कर दिया। तो देखते हैं करके। देखो यहाँ पे मैं 5 लिख रहा हूँ, साइन थीटा को क्या लिखूंगा, साइन थीटा को मैं लिखूंगा 8/10, ठीक है, बढ़िया। 3 इंटू टैन थीटा को मैं क्या लिखूंगा, 8/6, ठीक है, यहाँ तक एकदम ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो इसको अगर मैं यहाँ पे 1 सेकेंड, इसको अगर मैं यहाँ पे कट करूँ तो हमारा 5 2 जा 10, इसको अगर मैं कट करूँ तो 3 2 जा 6, एंड अगर इसको कट कर दूं तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको भी कट कर दूं तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो 4 माइनस 4 कितना होता है जल्दी बताओ, 4 माइनस 4 कितना होगा, 4 को 4 से घटाने से कितना आएगा, 1, राइट, 0 आएगा। तो क्या ये प्रूव हो गया? बिल्कुल प्रूव हो गया। हमने यहाँ पे शो कर दिया कि जो हमारा वैल्यू है 5 साइन थीटा माइनस 3 टैन थीटा वो 0 के बराबर होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था ना, हाँ कि नहीं, इजी सा क्वेश्चन, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है वो है कि अगर कॉट ए का वैल्यू 4/7.5 है
Then let us determine the values of cos A and cosec A and show that 1 plus cot square A is equals to cosec square A। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है इनको कि भाई ये बात सही है, और इनका और इनका दोनों का वैल्यू निकालना है। उसके पहले हमें यहाँ पे लिखना होगा कि cot A इज इक्वल्स टू 4/7.5। क्लियर? अब cot A एक्चुअल में क्या है, लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे ऊपर में 40 लिख देते हैं, नीचे में 75 लिख देते हैं। क्या कुछ गलत हुआ यहाँ पे? नहीं भैया, क्या ही गलत हो सकता है। 7.5 की जगह पे से जब डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर में एक 10 मल्टीप्लाई हो गया, सिंपल। अभी अगर मैं देख रहा हूँ इसको तो 5 टाइम्स में ये कट जा रहा है, ये लाइक 8 पचे 40 हो जा रहा है और ये 15 पचे 75 हो जा रहा है ना। तो मतलब यहाँ से क्या निकल रहा है, 8/15 हमारा यहाँ निकल रहा है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि cot A क्या होता है, तो आप बोलोगे भैया आपने बताया था ना कि cot A जो है वो आपका यानी cot थीटा जो है वो बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। इसका क्या मीनिंग निकल रहा है कि जो बेस है हमारा वो 8 है एंड जो परपेंडिकुलर है हमारा वो 15 है। करेक्ट, बिल्कुल। अब मुझे क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कैसे निकालेंगे, इन दोनों के स्क्वायर को सम करके रूट निकालना है, यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो अब एच क्या आ गया, एच हमारा हो गया रूट अंडर 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 6 2 8 289, एंड 289 में भी 17 का स्क्वायर होता है ना, 289 आपका 17 का स्क्वायर होता है। बट स्टिल एक बार चेक कर लेते हैं ताकि हमारा गलत ना हो जाए। तो यहाँ पे लिखना क्या है कि रूट अंडर 225 प्लस 64 कितना आ रहा है, 17। करेक्ट किया हमने, ठीक है। तो अब हमने हाइपोटेन्यूस भी निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग सिंपली ये करने वाले हैं कि हमारे को कॉस ए पूछा है एंड कोसेक ए पूछा है, तो कॉस ए यहाँ पे निकालते हैं हम लोग। कॉस ए क्या हो जाएगा, देखो कॉस ए जो है हमारा वो हो जाएगा सिंपली बेस बाई हाइपोटेन्यूस, तो बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे हमारे पास बेस कितना है, 8 है, और हाइपोटेन्यूस कितना आ गया, 17 निकल गया ये, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है कोसेक ए क्या होगा, तो कोसेक ए जो है वो हमारा होगा हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाई, हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाई क्या होता है, परपेंडिकुलर, राइट, क्योंकि कोसेक ए जो है वो जस्ट साइन का रेसिप्रोकल है। तो अब यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस इज 17 एंड परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर इज 15, तो 17/15 हो गया हमारा काम यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि हमें निकालना है वैल्यू किसका, हमें निकालना है वैल्यू कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होगा। तो सबसे पहले एलएचएस लेते हैं, यहाँ पे हम लोग एलएचएस हमने ले लिया। एलएचएस में क्या लिखना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखना है, राइट। अब यहाँ पे 1 को 1 ही रहने देते हैं, कॉट स्क्वायर की जगह कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा हमारा, तो कॉट का वैल्यू हमने ये वाला निकाला है ना, 4/7.5 था, बट वो आपका एग्जैक्ट वो वैल्यू नहीं था जो हमें चाहिए था। तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है 8/15। तो अब अगर मैं 8/15 का यहाँ पे स्क्वायर करूँ तो 8 8 जा हो जाएगा 64 और 15 क्या हो जाएगा 225, ठीक है। नाउ सिंपली क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, नीचे में क्या आएगा हमारा 225 आएगा, ऊपर में 225 प्लस 64 5 4 9 6 2 8 289 हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं यहाँ पे कि हम लोग RHS को लें एंड देखते हैं कि उसमें क्या आता है। तो RHS क्या है, RHS है हमारा कोसेक स्क्वायर ए है, राइट। तो कोसेक स्क्वायर ए का मतलब क्या हो गया, 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर क्या होगा 289 होगा, एंड 15 का स्क्वायर क्या होगा, 15 का स्क्वायर 225 होगा। क्या हमारा RHS LHS दोनों बराबर हुआ है, बिल्कुल दोनों बराबर हुआ है, विच मीन्स के हमने यहाँ पे सही किया है और हमने यहाँ पे इसको दिखाया है शो करके कि देखो भाई सही हुआ है, ठीक है। बढ़िया, आगे बढ़े, चलो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोल रहा है कि अगर साइन सी का वैल्यू 2/3 है, देन लेट अस राइट बाई कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ कॉस सी मल्टीप्लाइड बाई कोसेक सी, ठीक है। एकदम सेम तरीका, क्या करेंगे, साइन सी का वैल्यू है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, साइन सी इज इक्वल्स टू 2/3 लिखते हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये हो गया कि हमें परपेंडिकुलर का वैल्यू दे रखा है विच इज़ 2, एंड हमें हाइपोटेन्यूस का वैल्यू दे रखा है विच इज़ 3, एंड बेस का वैल्यू निकालना है, जो कि कैसे निकालेंगे, रूट अंडर 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे को बेस पता चल जाएगा विच इज़ रूट अंडर 3 3 जा 9 2 2 जा 4, 9 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5, यानी कि हमारे को बी का वैल्यू यानी बेस का वैल्यू √5 मिल गया, ठीक है, ओके।
नाउ एक लाइन ले लेते हैं यहाँ पे। आगे क्या करेंगे, आगे सिंपली मैं यहाँ पे cos c का वैल्यू निकालूंगा। cos c क्या हो जाएगा हमारा, cos c हमारा हो जाएगा बेस बाई, क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या हो गया कि √5/3। ठीक है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, तो नेक्स्ट एक सेकेंड, इस c को थोड़ा बड़ा करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें कोसेक c का वैल्यू चाहिए। तो कोसेक c का वैल्यू मैं निकालता हूँ, जो कि क्या आएगा, जो कि आएगा आपका हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर विच इज 3/2। 3/2। अब क्या करना है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि cos c इंटू कोसेक सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा √5/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/2। ठीक है, एंड जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 कट गया, हमारे पास √5/2 आ गया। एंड ये रहा हमारा वो आंसर जो मुझे चाहिए था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत सारा क्वेश्चंस दिया हुआ है हमें, बेसिकली ये ट्रू फॉल्स है सारा। इसको फटाफट से कंप्लीट करते हैं। तो क्या क्या लिखा है देख लेते हैं फटाफट से। देखो सबसे पहला क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्या tan a का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा। ना इस चीज़ को यहाँ पे देखते हैं। देखो tan a का मतलब क्या हो गया, tan a का मतलब होता है कि भाई परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हम लोग बेस लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक राइट एंगल ट्रायंगल को आप इमेजिन करें, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में मान लेते हैं ये अगर परपेंडिकुलर है और ये अगर बेस है, तो आइदर परपेंडिकुलर बड़ा हो सकता है, बेस छोटा हो सकता है, या फिर हमारा बेस बड़ा हो सकता है, परपेंडिकुलर छोटा हो सकता है। दोनों केस पॉसिबल है। tan a 1 से बड़ा तभी होगा जब हमारा ये वाला कंडीशन आपका अप्लाई हो रहा होगा। बात समझ रहे हो, इस रेशियो को 1 से बड़ा होने के लिए, यानी कि tan a इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस जो है, इसको 1 से बड़ा होने के लिए ये कंडीशन है कि परपेंडिकुलर को बेस से बड़ा होना पड़ेगा। मतलब कि अगर ये वाला कंडीशन है देन 1 से बड़ा आएगा tan a का वैल्यू, लेकिन अगर ये कंडीशन आ गया तो 1 से छोटा आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 से बड़ा भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है, बट क्वेश्चन ने बोला है ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्या ये ट्रू है, नहीं ये फॉल्स होगा। तो यहाँ पे मैं फॉल्स लिख देता हूँ। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ cot a इज ऑलवेज लेस देन 1। cot a का वैल्यू लेस देन 1 बोल रहा है। अब देखो cot a एक्चुअल में क्या होता है, तो cot a जो है वो जस्ट बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगेन वही ये वाला जो चीज़ है, यानी कि cot a का वैल्यू कब 1 से ज़्यादा होगा, तो 1 से ज़्यादा तब होगा जब बेस बड़ा हो और परपेंडिकुलर छोटा हो। बट जरूरी तो नहीं है कि हर केस में बेस बड़ा होगा परपेंडिकुलर छोटा होगा, हो सकता है बेस छोटा हो परपेंडिकुलर बड़ा हो जाए। तो इसका मतलब cot a भी हर वक्त जो है वो 1 से कम नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा लेस देन 1 बोल रहा था ना, लेस देन 1 बोल रहा था, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है ये कि हमेशा जो है वो परपेंडिकुलर ज़्यादा होगा और बेस कम होगा। तो क्या ये हर बार फॉलो होगा, नहीं, कोई ऐसा ट्रायंगल जरूर होगा जिसमें बेस ज़्यादा है परपेंडिकुलर कम है, एंड उस केस में cot a का वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया ये चीज़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि फॉर एन एंगल थीटा इट मे बी पॉसिबल दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। अब ये कहना क्या चाह रहा है, पहले ये समझो। ये बोल रहा है कि एक एंगल है थीटा, तो क्या ये पॉसिबल है कि साइन थीटा का वैल्यू 4/3 हो जाए। अब इसको यहाँ पे समझते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3, ये एक्चुअल में क्या बता रहा है, तो साइन थीटा एक्चुअल में हमें बताता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अब आप कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, उसमें जो सबसे बड़ा साइड होगा वो कौन सा साइड होगा, जल्दी बताओ। वो साइड आपका होगा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होना चाहिए परपेंडिकुलर से एंड बेस से, दोनों से। ठीक है यहाँ पे, लेकिन अगर इस वाले चीज को आप देखो तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि परपेंडिकुलर है 4 लेकिन हाइपोटेन्यूज हो गया है 3, यानी परपेंडिकुलर ज्यादा बड़ा है और हाइपोटेन्यूज छोटा है। यहाँ पे कुछ गोलमाल है, मतलब ये जो चीज आप देख रहे हो ये आपका फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉल्स लिख देता हूँ। इसको हटा देते हैं, यहाँ पे मैं फॉल्स लिखता हूँ। ठीक है, लिख दिया हमने फॉल्स, करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि फॉर एन एंगल अल्फा इट मे बी पॉसिबल दैट सेक अल्फा इज इक्वल्स टू 12/5। यानी सेक अल्फा 12/5 हो सकता है क्या, तो सेक अल्फा इज इक्वल्स टू बोल रहा है 12/5 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसके लिए समझना होगा सेक अल्फा एक्चुअल में है क्या। तो सेक अल्फा बेसिकली आपका
कॉस का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो कॉस हमारा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाई बेस। अब यहाँ पे बेसिकली ये बोल रहा है कि हाइपोटेन्यूज 12 है और जो बेस है ना वो 5 है। ऑब्वियसली हो सकता है, क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज यहाँ पे बेस से बड़ा है। अगर यहीं पे हमसे जस्ट उल्टा पूछता, 5/12 पूछता, तो क्या होता कि हाइपोटेन्यूज 5 लिख रहा है, बेस 12 लिख रहा है, पॉसिबल नहीं है। बट हाइपोटेन्यूज 12 बेस 5 पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज बड़ा है और बेस छोटा है। तो मतलब ये जो है ना ये सही बोल रहा है। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे ट्रू लिख देते हैं कि हाँ भाई करेक्ट है, ये रहा आपका ट्रू, ठीक है। इट मे बी पॉसिबल दैट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे कि फॉर एन एंगल बीटा इट मे बी पॉसिबल दैट कोसेक बीटा इज इक्वल्स टू 5/3, 5/13। यानी एंगल बीटा है और उसके लिए क्या कोसेक बीटा 5/13 हो सकता है। तो पहले समझना होगा कि कोसेक क्या है। तो कोसेक बीटा इज इक्वल्स टू क्या बोल रहा है, 5/13। तो 5/13, देखो कोसेक बीटा 5/13 बोल रहा है, बट इससे पहले कोसेक बीटा का मतलब समझते हैं। कोसेक बीटा का मतलब हमारा होता है हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। अगेन यहाँ पे हमारे को हाइपोटेन्यूज 5 बता रहा है, परपेंडिकुलर 13 बता रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब कि ये फॉल्स होगा, सिंपल। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हमारा फॉल्स होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है कि फॉर एन एंगल थीटा इट मे बी पॉसिबल दैट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3/5। क्या कॉस थीटा 3/5 हो सकता है? तो सेम यहाँ पे देखते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3/5 बता रहा है। एंड कॉस थीटा होता क्या है? तो कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस 3 बोल रहा है और हाइपोटेन्यूज 5 बोल रहा है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिकॉज हाइपोटेन्यूज बेस से बड़ा है, करेक्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे ये आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कलर लेते हैं और इसको लिख देते हैं कि ये हमारा ट्रू होगा, ओके। चलो, आई होप कि आपको ये सारा ट्रू फॉल्स अच्छे से समझ में आया होगा। इन सारे ट्रू फॉल्स के पीछे जो है वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, जो कि आप अच्छे से अगर समझ गए हो सारे कॉन्सेप्ट्स को, तो इन ट्रू फॉल्स को आराम से आप कर पाओगे। कौन सा ट्रू फॉल्स में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे, मुझे बताना आप कमेंट में जरूर कि भैया क्वेश्चन नंबर 9.3 या 9.4 में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ठीक है, ये मुझे बताना। और अगर आप सब में कंफ्यूज किसी में नहीं हुए थे, दैट मीन्स कि आप अब तक जो भी पढ़ाया गया है बेसिक्स वो सब आपको अच्छे से समझ में आ गया है। कंफ्यूज हुए कोई टेंशन नहीं है, जहाँ पे कंफ्यूज हुए उसको वापस से समझ लो कि क्यों कंफ्यूजन हुआ है, एंड देन मूव ऑन करना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यानी सॉरी ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट होता है और हमने एक्सरसाइज 23.1 कर लिया है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पूरा ट्रिग्नोमेट्री का माई बाप है उसको समझाने वाला हूँ, और वो चीज़ क्या है, वो है हमारा ये टेबल, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का स्टैंडर्ड एंगल्स पे वैल्यू क्या होता है वो आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एंड इसको अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से याद भी रहे। इसके बाद फिर एक्सरसाइज 23.2 का क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे, जिसमें हमारा ये जो वैल्यूज़ है इसका काम आएगा। तो नेक्स्ट क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मिस मत करना उसको, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।